हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुभ्रतो। वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग का साइंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए, ये सेट 3 है। सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विथ 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के चैप्टर से है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होता है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर सेलेक्टेड आफ्टर कीपिंग मल्टीपल फैक्टर्स इन माइंड। जाहिर सी बात है, जब आप एक इंडस्ट्री सेट करते हो, इंडस्ट्री पुटअप करते हो, तो एक इंडस्ट्री पुटअप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल्स आएगा जहाँ से, वहाँ से वो कितना दूर है, कितना पास में है। जो मार्केट बनेगा उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो मार्केट होगा उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो कितना दूर होगा। साथ ही साथ वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट कितना डेवलप है, रेलवे ट्रांसपोर्ट कितना पास में है, वाटर ट्रांसपोर्ट कितना पास में है, और एयर ट्रांसपोर्ट कितना पास में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर इसी बेस्ड पर है। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू विच इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर सेटअप। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे, क्वेश्चंस के पीछे के मेन थीम को समझे, उसके बाद क्वेश्चन अगर किसी भी रूप में पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हो। चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर सेलेक्टेड आफ्टर कीपिंग मल्टीपल फैक्टर्स इन माइंड। Each factor must be satisfied before finally choosing one location. These factors include easy availability of raw material, labor, capital, power, transportation, market proximity, etc. Hence, they are complex to find. प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये सारे फैक्टर्स एक जगह पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ ही साथ गवर्नमेंट परमिशंस भी चाहिए होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी चाहिए होगा। इसीलिए इंडस्ट्रियल लोकेशन माने इंडस्ट्रीज़ को पुट करने का जो लोकेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सत्याग्रह वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जब ये बात सत्याग्रह की बात हो रही है, तो सत्याग्रह उस समय लोगों के लिए, लोग उस समय भी ऐसा नहीं था कि रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका जो रिवोल्ट करने का तरीका था वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, प्रभावशाली नहीं था। ब्रिटिशर्स को उनके माने रिवोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि भाई मारकाट करके तो 1857 में लोगों ने देख लिया, बहुत सारे लोग मारकाट किए, बहुत सारे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में युद्ध किए, मगर वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो बाकी दूसरे तरीके से सत्याग्रह तो कर ही रहे थे लोग, सॉरी आंदोलन तो कर ही रहे थे। जैसे जो क्रांतिकारी दल के नेता थे, जो गर्म दल के नेता थे, ये लोग तो अपने हिसाब से बंदूक के दम पे आज़ादी लेने की कोशिश तो कर ही रहे थे, मगर वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। रीज़न यही है कि सत्याग्रह एक तरीके से जब गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट को लाया, उस समय पूरा देश इसके साथ जुड़ा। रीज़न था कि क्रांतिकारी के दल को, क्रांतिकारी के जो मेथड्स थे उसको पूरा देश मतलब एक मास एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन गांधी जी के जो सत्याग्रह वाला मेथड था उसको पूरे मास ने एक्सेप्ट किया। सत्याग्रह emphasized upon the need to search for the truth. It was a realization of the power of truth, and Satyagraha is pure soul force. According to Gandhiji, truth is the very substance of the soul. The force is called Satyagraha. सत्याग्रह तभी आप कर सकते हैं जब आपके अंदर सच की जीत हो, और सच जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, ट्रूथ का पावर, तो आप बहुत सारा कष्ट बर्दाश्त भी कर सकोगे, क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो आपके अंदर उतना पावर ला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ हैज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज्ड ओवर टाइम। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ completely evolved over time
Earlier, production was organized within different cities in a country. Today, it has spread across multiple countries according to favorable condition and availability of factors of production. तो पहले ये जो गुड्स एंड सर्विसेज था, बेसिकली प्रोडक्शन जो था, ये कुछ कुछ जगह तक ही लिमिटेड था, बट नाउ डेज ये तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाउ द गुड्स एंड सर्विसेज आर spread within the whole country without disturbing any other thing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. हाउ मेनी पार्टीज आर परमिटेड टू लीगली एग्जिस्ट इन ए टू पार्टी सिस्टम. तो जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स में टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया में तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है. तो टू पार्टी सिस्टम में कितने सारे पार्टीज को लीगली परमिशन मिलता है. तो इन ए टू पार्टी सिस्टम पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. Several other parties may still legally exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures. तो बेसिकली टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मेजर टू पार्टी ही होते हैं जो राज करते हैं. और भी बहुत सारे पार्टी हो सकते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और कुछ सीट भी जीत सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड democracy on the basis of economic development and decision making process. और इसका और वाला पार्ट है, enumerate a few reason that make representative democracy necessary for a large societies. तो हम लोग फर्स्ट का आंसर है, क्योंकि सेकंड का आंसर इसके नीचे है, कि डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह और डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र. दोनों में बहुत सारा फर्क है. तो वो फ़र्क क्या है हम लोग उसको समझेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ लार्ज सोसाइटीज़, बिकॉज हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. ये क्वेश्चन का ही पूछने का अलग अलग तरीका है. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किस तरीके से लार्ज सोसाइटी के लिए बेस्ट है. लार्ज सोसाइटीज़ नीड एन important agency to gather different views on various issues and to present these to the government. These representatives form that agency. जैसे हम लोग अपने एरिया से एमएलए को चूज़ करते हैं और एमपी को चूज़ करते हैं. ये एमएलए स्टेट में जाकर स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं और एमपी जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. तो एमएलए और एमपी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो हम लोग इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. लार्ज सोसाइटीज ऑल्सो रिक्वायर अ मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, एग्जीक्यूट और ऑपोज देम, बिकॉज इफ दे वेर डन डायरेक्टली इट वुड प्रूव टू बी chaotic. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द सोल्यूशन टू दैट रिक्वायरमेंट. इसका मतलब है लार्ज सोसाइटी ऑल्सो रिक्वायर ए मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, एग्जीक्यूट और अपोज देम. रीज़न है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने से क्या होगा, अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे और जब भी पॉलिसी बनेगा वो डिस्कशन के आधार पर बनेगा, आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर बनेगा. वो किसी की मर्जी से नहीं हो सकता है. कोई भी कानून हमारे देश में अगर बना है या बन रहा है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग कानून में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो इतने इजीली नहीं हो रहे हैं. उसके ऊपर बाकायदा बहुत लंबा डिस्कशन चला है, आर्गुमेंट चला है, बहस हुआ है, तब जाकर जब मेजॉरिटी में ग्रुप ने उसको पास किया है तब जाकर वो कानून के रूप में आया है. और एक चीज़, जो हमारे पास प्रेजेंट कानून है, अगर हम लोगों को वो कानून अगर हम लोगों को नहीं जच रहा है तो हम लोग उस कानून के अगेंस्ट में अपनी तरफ से हम लोग एजिटेशन शो करते हैं. उस कानून के लिए हम लोग उसके अगेंस्ट में अपने डिसीजंस को रखते हैं, जिस पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उसी पॉइंट्स को लेकर फिर से अपने अपने असेंबलीज में फिर से उस कानून को दोबारा से रीओपन या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग कानून भी होता है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं. नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज डेमोक्रेसीज टू एंश्योर दैट द ब्रूट फोर्स और muscle power does not become
ऑथोरेटिव एंड एज्यूम कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होता है कि जो डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। कोई सिंगल आदमी के पास पावर पहुंच ही नहीं सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो भी उसको अपने एमपी एमएलए सॉरी अपने एमपी मेंबर्स, मतलब जिसको हम लोग कैबिनेट मेंबर्स कहते हैं, उनको लेकर चलना ही होगा। और जब भी कोई लॉ होगा तो लॉ लोकसभा से ही पास होगा, और लोकसभा से लॉ पास होने के लिए आपको टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के साथ डिस्कशन और आर्गुमेंट के बाद ही आप लॉ पास कर सकेंगे। क्योंकि आप जो भी लॉ पास करेंगे उसके ऊपर लोकसभा में वहाँ पर मीटिंग और क्वेश्चंस अराइज होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ सेम कंडीशन चीफ मिनिस्टर के भी साथ है। अगर चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट से कोई लॉ पास करते हैं तो वो लॉ पास करने का राइट उनके पास तो नहीं है। वो लॉ पास करने के लिए उनको अगेन अपने असेंबली में ही आना होगा, और उस असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे वो उस स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और वही जब तक मेजॉरिटी में पास नहीं करेंगे तब तक कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता है। इसीलिए चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो एक्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन उनके पास भी पावर नहीं होता है। अल्टीमेटली उनको अपने असेंबली में आना ही पड़ता है, और जो भी लॉ या वो लोग बनाते हैं, जो भी ऑर्डर पास करते हैं, उसके ऊपर भी उनको वहाँ पर जवाबदेही देना पड़ता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस मैंने दिया है कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। कि डिसीजन मेकिंग इज क्विक बट अनपॉपुलर एंड ऑफन सेल्फिश। डिक्टेटरशिप में अक्सर डिसीजन बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं होता है और सेल्फिश भी होता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इज स्लो बट वाइडली एक्सेप्टेड, पॉपुलर एंड टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लाइटली बेटर बिकॉज ऑफ डायरेक्ट पॉलिसीज एंड नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लाइटली लेस बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द सोसाइटीज। ये प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउ डू दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन कैसे करता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन इन द फॉलोइंग वेज। Cooperatives are formed of many members and can be created according to specific interest. Cooperatives accept deposits from its members. With these deposits are collateral, the cooperative obtains a large loan from the bank. Third है, the funds loaned from the bank are thereafter used to provide loans to its members. Once these loans are repaid, another राउंड ऑफ लेंडिंग टेक्स प्लेस। दिस इज हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो जो लोकल एरियाज़ में लोगों का हेल्प करती है, उसके पीछे का ये सारा क्लियरेंस था कि उनके पास लोन कहाँ से आता है, वो कहाँ से किस तरीके से अरेंज करती है। नेक्स्ट है कि पाइपलाइंस आर द इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस। डू यू एग्री? सपोर्ट योर स्टैंड। तो इसका आंसर है यस, पाइपलाइंस आर वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लिक्विड, सॉलिड, स्लरीज एंड गैस। These can be asserted in the following ways. Pipelines do not require a lot of maintenance once let down. Second है, pipelines do not lead to energy or product leakage. They cause very little transshipment delays. Third है, pipeline also saves liquids and gas from evaporating or sublimation because they use covered pipes. तो पाइपलाइंस के ये जो फ़ायदे हैं ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कि पाइपलाइंस का फ़ायदा क्या है। तो पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग जो स्लरी होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और गैसेस मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाई वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड एंड थ्रो सम लाइट ऑन द पार्टिसिपेंट्स एंड मेन इंसिडेंट्स। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज अ consequence of the failure of Cripps mission. Leaders had hoped for honest devolution of power after the World War II ended.
When no such devolution takes place, Mahatma Gandhi was severely disappointed and launched the ultimate national movement called the क्विट इंडिया मूवमेंट. ये क्रिप्स मिशन क्या था? बहुत बार क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाता है. तो क्रिप्स मिशन क्या था कि क्रिप्स बोलकर एक बहुत बड़े ब्रिटिश अथॉरिटी आए थे. वो बेसिकली डिमांड करने आए थे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन साथ दीजिए. आपके आप अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा है, इसमें साथ दीजिए और इसके बाद हम लोग आपके आज़ादी के बारे में सोचेंगे. बेसिकली यही था. तो पूरे इंडिया में बहुत बड़ा मैंने इसके अगेंस्ट में एजिटेशन शो किया गया और क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया. उसके बाद गांधी जी, ये लोग सब वेट कर रहे थे कि शायद अब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स ब्रिटिश की तरफ से था नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे थे कि हम लोग आपको फ्री कर देंगे या फिर कुछ कर देंगे आपके लिए, जबकि वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे. जाहिर सी बात है, इंडिया एक ऐसा कॉलोनी था कि जहाँ से उनको बेहिसाब प्रॉफिट हो रहा था, लड़ने के लिए सैनिक मिल ही रहे थे, बहुत कुछ बहुत सारा हेल्प हो ही रहा था. तो इतनी आसानी से तो वो लोग छोड़ने वाले थे नहीं. अल्टीमेटली गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा. The Quit India movement was a culmination of the decades-long national independence movement. लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भाई भारत छोड़ो आंदोलन, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है. गांधी जी डिलीवर्ड ए डू और डाई स्पीच ऑन इट्स लॉन्चिंग डे, सिग्नलिंग इट्स सिग्निफिकेंस. इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था. पीपल ऑब्जर्व्ड हड़ताल एंड डेमोन्स्ट्रेशन and processions were accompanied by singing national songs and slogans. इस समय नेशनल सॉन्ग और स्लोगन्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने गाकर अपने एजिटेशन को शो किया था. द मूवमेंट वॉज एसेंशियली अ मास मूवमेंट एंड शो participation from thousands of ordinary people, namely students, workers, peasants, apart from the revolutionaries. Women like Matangini Hazra in Bengal, कनकलता बरुआ इन आसाम, रामा देवी इन उड़ीसा, ये सब बहुत ही मतलब एक बहुत बड़े लोकल लीडर्स के रूप में उभर कर आए. और खासकर ये लोग वुमेन पार्टिसिपेंट थे. इन्होंने वुमेन मास प्रोडक्शन को इस आज़ादी के रिवोल्ट के साथ जोड़ा. चलिए नेक्स्ट है, एनलिस्ट द वेज इन विच क्रेडिट हेल्प्स in the development of agriculture and the agriculturist. तो credit helps in the development of agriculture and the agriculturist in the following ways. क्रेडिट का मतलब होता है उधार. याद रखिए, उधार एक तरीके से बहुत अच्छा है और दूसरे तरीके से बहुत ख़राब है. अगर क्रेडिट का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप मतलब आपने कोई भी बहुत आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है. और अगर क्रेडिट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं. द क्रेडिट हेल्प्स द फार्मर्स एंड द फार्म लेबरर्स टू मीट द ongoing expenses of their farming activities and production. Credit allows them to purchase raw material like HYB seeds, fertilizers, and other innovative equipments which they can use to further enhance their production even more. Credit also helps the farmers in arranging capital for irrigational facilities and investing in more advanced technologies. Farmers generally borrow money before harvesting and sowing season, hence, the credit also helps them post harvest. Credit also helps farmers by assisting them in their personal daily expenses, thus adding to their lifestyle. तो ये सारे फैसिलिटीज़ क्रेडिट से फार्मर्स को मिलते हैं और फार्मर्स इन क्रेडिट के फैसिलिटी को इस्तेमाल करके अपने लाइफ को, अपने वर्क को, अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ आवर डोमेस्टिक वेविंग सेक्टर इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज, वैलिडेटेड द गिवन स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली समझने वाला क्वेश्चन है कि इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना होगा डोमेस्टिक वेविंग सेक्टर में या फिर एक्सपोर्ट करना होगा.
जो यार्न बनता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव आवर डोमेस्टिक वेविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रीमियम क्वालिटी यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज़। जो हमारे कंट्री का प्रीमियम क्वालिटी यार्न है उसको एक्सपोर्ट कर देने से ज़्यादा बेटर होगा कि हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसके ऊपर काम किया जाए। Most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. The yarn produced in the country is of extremely high quality. This is a huge mismatch. ये मिसमैच इसलिए कि हम लोग के यहाँ जो यार्न बनता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर ही हो तो बेटर होगा। उसका यूटिलाइजेशन बाहर के कंट्री के लोग करते हैं और उसको हम लोग के यहाँ सेल करने के लिए भेजते हैं, हम लोग एज ए मार्केट की तरह उनको हेल्प करते हैं। तो ये तो मिसमैच हो गया। रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं मगर अल्टीमेटली हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, हम क्यों नहीं उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। द yarn has to be exported to various foreign countries. To use this amazing quality of yarn, our domestic weaving sectors needs to be improved technologically. तो ये क्लियरेंस हो गया कि जो हाई क्वालिटी का यार्न हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर यूज़ करना हो तो हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल का उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना होगा। एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल अर्न लेसर रेवेन्यू दैन एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स। ये बहुत ही सही पॉइंट है कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने से जितना प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना। मतलब यार्न तो रॉ मटेरियल है, आप तो धागा एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप उसी धागा से कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करते हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम होगा। लास्ट वन इज न्यू इक्विपमेंट अलॉन्ग विथ सम मार्केटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग आर रिक्वायर्ड टू हेल्प सेव द सेक्टर। तो ये न्यू इक्विपमेंट्स चाहिए जो उस हाई क्वालिटी यार्न को यूज़ कर सके और समय के साथ चेंज कर सके। इससे क्या होगा, मार्केट भी आगे बढ़ेगा और मार्केट को ग्रो करने का चांस भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। डू यू एग्री? वैलिडेट योर स्टैंड। क्वेश्चन समझिए कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी, मतलब अमीर लोग ही डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर लोग डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पुअर लोगों को डिक्टेटरशिप ही चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि साउथ कोरिया में अगर वहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रहा है, वो कंट्री भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इस डिक्टेटरशिप से ये तो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, आज तक तो वो कंट्री डेवलप ही नहीं हो पाया। तो इस तरीके से डिक्टेटरशिप कभी भी किसी को डेवलप नहीं कर सकता है। चलिए आंसर में आते हैं। नो, स्ट्रिक्टली आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। दिस कैन बी आर्ग्यूड इन फॉलोइंग वेज। Democracies or dictatorships are not the synonymous with any form of development. They are just form of government. They can only create a conducive atmosphere for the development. ये बहुत ही important point है कि डेमोक्रेसी चाहे डिक्टेटरशिप ये कभी भी डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता है। ये तो एक मेथड है कि बस वो एक एटमॉस्फेयर तैयार करती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वो एक एटमॉस्फेयर तैयार करती है डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू द बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इन माइंड। डिक्टेटरशिप्स डू नॉट शो ए गुड परफॉर्मेंस। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक स्ट्रक्चर है जो सभी सिटीजन्स के बेनिफिट को लेकर बनाया जाता है, सोचा जाता है, लेकिन डिक्टेटरशिप इस तरीके से सभी सिटीजन्स के बेनिफिट को कभी भी नज़र में नहीं रखता है, वो नज़रअंदाज कर देता है। नेक्स्ट है, डिक्टेटरशिप्स ओनली हैव स्लाइटली बेटर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैन डेमोक्रेसीज। दिस डज नॉट ट्रांसलेट इनटू द असर्शन दैट डिक्टेटरशिप्स गारंटी इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ डिक्टेटरशिप होता है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा बेटर होता है डेमोक्रेसी से, मगर इससे बिल्कुल ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि डिक्टेटरशिप बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ का गारंटी ही देगा। ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है।
इसमें रीज़न क्या है कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करने से पहले आपको डिस्कशन और माने डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स करके वो लॉ को मेजॉरिटी के बेस पर पास करना पड़ता है, जबकि डिक्टेटरशिप में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट वन हैंड डिसीजन होता है। उससे क्या होता है, पॉलिसी तुरंत अमल में आ जाती है। बस यही फर्क है, थोड़ा सा समय का। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द डिसएडवांटेज्ड क्लास आर प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। जो दबे हुए मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, डेमोक्रेसी हमेशा उसके डेवलपमेंट की बात करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करता है, जबकि डिक्टेटरशिप ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। Thus, this form of government is ideal for poor classes to develop. तो सिर्फ डेमोक्रेसी ही वो कंडीशन क्रिएट कर सकता है, वो एटमॉस्फेयर उत्पन्न कर सकता है जिसमें जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल हैं उनको डेवलप होने का चांस मिले। डिक्टेटरशिप में ऐसा कोई चांस का ऑप्शन ही नहीं है। आई होप ये आंसर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए, स्टडी कीजिए। ये एग्ज़ाम रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस इसी बेस्ड पर ही आएंगे। हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, बट थीम यही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, डटे रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।